छोटी बहू वर्सेस बड़ी बहू की रसोई। कैलाशपुर में शांति अपने बेटों के साथ रहती थी। उसके बेटे शहर में काम करते थे और बीच बीच में उनका घर आना जाना लगा रहता था। शांति चाहती थी वो अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करे, और एक दिन की बात है, उसने इसी सिलसिले में एक पंडित को घर बुलाया। अरे पंडित जी, मेरे बेटों के लिए अच्छी सी लड़की दिखाइए। मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसी लड़की दिखाऊंगा कि आप मना ही नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर वो शांति को 2 तस्वीरें दिखाता है। जब शांति उन दोनों को देखती है तो काफी खुश होती है। अरे वाह, दोनों लड़कियां बहुत ही सुंदर हैं। मैं तो अब इन्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। पर शांति जी, इसमें जो सबसे सुंदर है वो गरीब घर की है, तो सोच लीजिए, वहां से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, बहू अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी मेरे बेटे कम नहीं कमाते हैं। अच्छी बात है, तो मैं कल ही जाकर इनके घर रिश्ते की बात चलाता हूँ। और ये कहकर पंडित पहले सौम्या के घर गया। सौम्या देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर गरीब घर की होने की वजह से उनके घर के हालात काफी खराब थे। सौम्या के पिता आराम से चारपाई पर बैठे हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। पंडित को देखकर रामदास ने उनसे कहा, आइए आइए पंडित जी, कैसे आना हुआ? अरे रामदास, मैं तेरी बेटी के लिए रिश्ता लाया हूँ। अमीर घर का है, फिर ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी के सिवा कुछ और नहीं दे सकता हूँ। तभी सौम्या पंडित जी के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये देखकर पंडित ने कहा, अरे तेरी जैसी बेटी जिसको हो, उसे दहेज की क्या परवाह। वो लोग दहेज नहीं ले रहे हैं, बस उन्हें तेरी बेटी चाहिए। ये सुनकर रामदास बड़ा खुश हुआ। इसके बाद पंडित रागिनी के घर गया। रागिनी देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, पर उसे अपनी अमीरी का बड़ा ही घमंड था। रागिनी के घर जाकर भी पंडित ने इसी तरह बात चलाई और रागिनी के पिता शादी के लिए तैयार हो गए। पर रागिनी ने पंडित से कहा, मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी। मैं ससुराल में कोई भी काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं अमीर घर की हूं। पर बेटी, ससुराल में तो काम करना ही पड़ेगा, सोच लो सही से। अरे हाँ हाँ पंडित जी, ये तो मजाक कर रही है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नरेश जी, शादी की तैयारियां कीजिए। इसके बाद शांति अपने दोनों बेटों की शादी सौम्या और रागिनी से कर देती है। रागिनी की शादी बड़े बेटे विकास के साथ हुई थी, वहीं सौम्या की शादी छोटे बेटे राकेश के साथ हुई। दोनों द्वार पर खड़ी हुई होती हैं, तभी शांति आरती की थाल लाई और उन दोनों की आरती उतारने लगी। इस पर रागिनी ने कहा, अरे जल्दी जल्दी आरती उतारिए ना, बहुत तेज गर्मी लग रही है। अरे तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर रही हो? अरे बेटा, नई नई है, रहने दे। वैसे भी आजकल नया जमाना है। हाँ हाँ, चलो दोनों कलश को पैर मारकर अंदर आ जाओ। इसके बाद वो दोनों कलश में पैर मारती हैं और घर के अंदर आ जाती हैं। रागिनी कमरे में जाकर ही सारे कपड़े उतार देती है और आराम से बेड पर लेट जाती है। वहीं सौम्या आराम से कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। जब राकेश कमरे में आया और उसने सौम्या को बेड पर बैठा देखा तो वो उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो शहर में ही रहता हूँ, तो तुम्हें ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी माँ का ध्यान अपनी माँ की तरह ही रखूंगी। मुझे खुशी हुई तुम्हारी सोच देखकर। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब विकास कमरे में गया और रागिनी को इस तरह देखा तो उसने उससे कहा, अरे ये तुमने क्या किया? क्या किया? गर्मी लग रही थी तो कपड़े उतार दिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वैसे भी अब ये कमरा तुम्हारा ही है, तुम कुछ भी करो। क्या सिर्फ कमरा ही मेरा है? अरे अरे, मेरा मतलब अब घर भी तुम्हारा ही है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखो। हाँ हाँ रखूंगी, पर मैं घर का काम नहीं करूंगी। अगर घर का काम नहीं करोगी तो फिर काम कौन करेगा? आ तो गई है छोटी देवरानी जी, वही करेंगी। और रही बात माँ का ध्यान रखने की, तो वो मैं रख दिया करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इसके बाद वो लोग सो गए। अगले दिन सौम्या जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और कमरे से बाहर आकर शांति के पैर छूती है, पर रागिनी अभी तक नहीं उठी। ये देखकर शांति को काफी गुस्सा आया और उसने आवाज लगाते हुए कहा, अरे बड़ी बहू रानी, उठ जाओ, सूरज सिर पर चढ़ाया है। अपनी सास की आवाज सुनकर रागिनी उठती है और नहा धोकर बाहर आ जाती है। इस पर शांति ने उन दोनों से कहा,
आज तुम लोगों का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूं कि तुम लोग रसोई में जाकर कुछ मीठा बनाओ। ठीक है माँ जी, आप बताइए मैं क्या बनाऊं? तुम हलवा बनाओ और रागिनी तुम खीर बनाना। नहीं, हलवा मैं बनाऊंगी, खीर सौम्या बना लेगी। ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा। इसके बाद वो दोनों रसोई में चली जाती हैं। रसोई में आने के बाद सौम्या खीर की तैयारी में लग जाती है और रागिनी हलवा बनाने लगती है। वो जल्दी जल्दी हलवा बना रही थी। ये देखकर सौम्या ने उससे कहा, अरे दीदी आराम से बना लीजिए, आप जल जाएंगी और हलवा भी कच्चा रह जाएगा। तू मुझे मत बता, तू अपना काम कर, वैसे भी मैंने ये सब काम नहीं किए हैं। ये सुनकर सौम्या शांत हो जाती है और वो खीर बनाने पर ध्यान देती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी जल्दी से हलवा बनाकर रसोई से बाहर आ जाती है। ये देखकर शांति ने कहा, अरे हलवा बन गया क्या? हाँ माँ जी बन गया, पर अभी तक सौम्या नहीं आई। वो रच रच कर काम कर रही है, आ ही जाएंगी। और कुछ देर बाद सौम्या भी खीर बनाकर ले आती है। शांति पहले हलवा खाती है तो उन्हें हलवा कच्चा और कम मीठा लगता है, तो उन्होंने रागिनी से कहा, अरे बहू, इसमें तो मीठा ही नहीं है और ये कच्चा भी रखा हुआ है, इसीलिए इतनी जल्दी बन गया। थोड़ा आराम से ही बना लेती तो कौन सी बस छूट जाती। इसके बाद वो सौम्या की खीर खाती है तो वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देखकर उन्होंने उससे कहा, अरे वाह छोटी बहू, तेरी खीर तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। ये सुनकर सौम्या बहुत खुश होती है और रागिनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती है। इसके बाद शांति उन्हें बताती है कि उन दोनों के पति आज रात में चले जाएंगे। ये सुनकर सौम्या थोड़ी उदास हो जाती है, पर रागिनी को इससे कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और घर का सारा काम सौम्या ही किया करती थी। वहीं रागिनी आराम से पड़े पड़े खाती थी। ये देखकर शांति को काफी बुरा लगता था और एक दिन की बात है, उन्होंने रागिनी से कहा, अरे बहू, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, जरा पैर दबा दे। सौम्या से कह दीजिए ना, वो दबा देगी। वो रसोई में काम कर रही है। तो क्या हुआ, रसोई में मैं चली जाती हूं, वैसे भी क्या काम है वहां। ठीक है, जा रसोई में। और ये कहकर रागिनी रसोई में चली गई और सौम्या शांति के पैर दबाने लगी। रसोई में आने के बाद रागिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब खाना खाने की बारी आती है तो शांति रागिनी से, अरे बहू, खाना बन गया क्या? 2 घंटे हो गए हैं। हाँ हाँ, अभी लाई। और ये कहकर वो खाना लाती है। जब शांति खाना खाती है तो चिल्लाते हुए, हाय राम, ये कैसा खाना बना है, इसमें कितनी मिर्च और नमक है। कम से कम छोटी बहू से ही खाना बनाना सीख लेती, जब देखो तब फोन ही चलाती रहती है। अगर आपको मेरा खाना पसंद नहीं आया तो अपनी छोटी बहू से ही बनवा लीजिए, मुझसे कहा ही क्यों था। ये सुनकर शांति को काफी हैरानी हुई। इसके बाद सौम्या दूसरा खाना बनाकर लाती है और वो लोग वही खाना खाते हैं। और एक दिन की बात है कि अचानक रागिनी के पिता नरेश वहां आ जाते हैं। अपने पिता को देखकर रागिनी बहुत खुश होती है। नरेश अपनी बेटी से खाना बनाने के लिए कहते हैं, अरे बेटी, आज मैं तेरे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, जल्दी से खाना बना ले। हाँ हाँ पिताजी, अभी बनाकर लाई। और ये कहकर वो खाना बनाने चली गई। 1 घंटे बाद जब वो खाना बनाकर लाई और जब सभी ने खाना खाया तो नरेश ने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी, ये क्या बनाकर लाई हो? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। क्या? पर ये कैसे हो गया? कैसे हो गया क्या? तुमने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं और इसलिए ये सब हुआ। तभी सौम्या वहां आती है और वो उन लोगों से कहती है, आप ये वाला खाना मत खाइए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। पर तुम कहाँ से लाओगी बेटी? मैंने दूसरा खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता है दीदी को खाना बनाना नहीं आता है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सौम्या सभी के लिए खाना लाती है। खाना खाने के बाद नरेश ने अपनी बेटी से कहा, कुछ अपनी देवरानी से सीख लो बेटी, ये कितना अच्छा खाना बनाती है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर रागिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास और सौम्या से माफी मांगती है। इसके बाद नरेश वहां से चले जाते हैं और अब वो सौम्या के साथ मिलकर घर के सभी कामों में हाथ बटाती थी। और ये देखकर शांति भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने ही नरेश को बुलाया था, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहू को सबक सिखाना चाहती थी।